नमस्कार। आज हम जो कक्षा 7 है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। और उस सॉल्यूशन को देखते हुए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आंसर है वो बता रही हूँ। वैसे तो मैं इसकी PDF है वो आपके पास में भेज दूँगी, लेकिन फिर भी देखो, सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कि हमारा जो गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार देखो, गुर्जर प्रतिहार का गुजरात और राजस्थान है, राष्ट्रीय कूच जो पश्चिमी दक्कन है, पाल बंगाल है, चोल तमिलनाडु के अंदर है। मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ बच्चों, ताकि आप इसमें बुक में अपनी निशान लगा सके या इसके हिसाब से कर सको। दूसरा है जो द्विपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष में कौन कौन से थे। तो आपको बता दूं कि जो 3 पक्ष थे आपस में जो युद्ध करे थे या शासन करे थे वो था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रीय कूट और पाल। तीसरा प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की सभा में किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। ठीक है, तो चोल साम्राज्य की सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें थी। नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वो भू राजस्व कर है वो वसूल कर सके। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है उसके पास अपना घर होना चाहिए, एज है वो 35 से 70 वर्ष होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए और वो प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी रखते हो। ये जो 6 टॉपिक है वो अभी अपने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर जो 4 है, 4 देखो, 4 में दिया हुआ है कि चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले किन्हीं 2 नगर बताने हैं। तो नगर के नाम बताने हैं, कन्नौज, ठीक है, बनास के बाद में इंद्रप्रस्थ और प्रयाग है। ठीक है, ये जो 4 नगर है इन चारों में से किसी 2 के नाम बताने हैं। राष्ट्रीय कूट है वो कैसे शक्तिशाली बने। तो आपको सबको पता है कि जो राष्ट्रीय कूट है शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रीय कूट शासक हुआ और इसने दंती दुर्ग के चालुक्यों को अधीनता से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और उसके बाद में चालुक्य ने उस दंती दुर्ग को हराया और वहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना कर ली थी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि नए राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया था। तो नए राजवंशों की स्वीकृति को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए थे। अब वो कार्य क्या थे। नंबर एक में दे रखा है कि राजा लोग नए राजवंशों को अपने, ठीक है, महात्म या सामंत के रूप में वो मान्यता देते थे। अब दूसरा है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर, ये देखो, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को क्या मानते थे, महासामंत की भूमिका अदा करते थे और इसलिए इसे महामंडलेश्वर से इत्यादि भी घोषित कर सकते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी की अधीनता से स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे। फिर है जो उद्यमी, जो व्यापारी या जो संपन्न परिवार के जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को अपनी राजशाही, ठीक है, कायम करने के लिए भी सेना का क्या किया, कौशल का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब अपनी सेना को वो राजा के यहाँ भी भेजते थे ताकि राजा की क्या हो सके, सहायता हो सके। अब है प्रश्न नंबर 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया गया था। तो आप सबको मैंने पढ़ाया था कि जो तमिल क्षेत्र का जो नहर वाला क्षेत्र दिखाया था जिसपे एक लकड़ी का पुल बनाकर और उसके अंदर प्राकृतिक वातावरण के बारे में भी, उतार चढ़ाव पानी का कैसे होता है, तो उस टॉपिक के अंदर है ये वाला कि प्राकृतिक झीलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। अनेक नहरों का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया, कई तालाबों और हौजों का निर्माण किया गया और अनेक प्रकार के कुएं बावड़ियाँ भी खुदवाई गई थी जिससे कि यहाँ पर सिंचाई हो सके। ठीक है, अब इसके बाद में अगला अपना जो पॉइंट है वो है प्रश्न नंबर जो कौन सा है, 8 है। 8 में उन्होंने दे रखा है कि जो चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई है। जो चोल मंदिर मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सुंदर एक भव्य मंदिर था जिसको त्रिकोण प्रत्येक दीवार के ऊपर वो छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई थी। चौरस नीचे की साइड था और ऊपर से त्रिभुज की आकृति का बना हुआ था। तो चोल राजा अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसे मंदिरों का निर्माण करते थे। अब इन्होंने क्या कहा है कि कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई है। ठीक है, अब चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास की जो विकसित जो बस्तियां थी
उसके जो बीज का जो केंद्र है वहाँ पर बना होता था। मतलब इसके जो शिल्पी थे, जो बनाने वाले, उसके उत्पादन के केंद्र के रूप में भी है। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के लिए, ठीक है, भूमि से भी क्या करते हैं, संपदा पैदा होती है। यहाँ पर मतलब दान भी आता है, अन्य भूमि से संबंधित भी होता है, बहुत सारा होता है। मंदिर में काम करने वाले कौन कौन हुए थे, मैंने कहा था कि पुरोहित है, मालाकार है, बावर्ची है, मेहनत है, संगीतकार है, नृत्यकार है, ये सारे काम करने वाले थे। अब मंदिर की जो पूजा पाठ है, आराधना केंद्र नहीं, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन का भी एक केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अपने ये जो 7 प्रश्न है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसी के साथ में अपने जो कल है वो 9वां 10वां जो पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे। इतने में आप लोग ये जो 7 टॉपिक है वो क्लियर करना, और इसी के साथ में अपना ये टॉपिक है, एक बार मैं 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन है, कल मैं आपको 9वें क्वेश्चन से बताऊंगी। ठीक है।